Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah Almighty, the most beneficent, the most merciful. Allah के पाक नाम से we start another session, Coffee with CEO. Coffee with CEO basically is a community service for the young generation, by young people, future CEOs, by the seasoned CEOs, by the veteran CEOs. It is a service and product by Management House, one of the top leading leadership development institute in Pakistan, in Lahore, and the CEO Club Pakistan. You people know we focus on the two areas, inspiration and the direction of people generally in Pakistan, because we, at the latest research or the survey by the Ipsos, the French company, just last week they issued a survey and they set Pakistani 4 out of 5. It means 90% Pakistani people, they think Pakistan as a country is a directionless. So we need direction. Which direction is needed? And for this we do not invite political people. You will find these political personalities on television daily, and we don't listen to them. We only listen to the real people, the real entrepreneur, real business leader, real difference maker, real change maker. For this we have invited today another personality of the week, Mr. Nayyar Saab. Nayyar Saab is a brand himself. Nayyar Carpets, you know, he's a chairman, the founder, the owner of the Nayyar Carpet. You will really find Pakistan really rich with these unsung heroes and the real business leaders. And we just want to have their case studies so people, especially young people, may learn from them. कि सर इन्होंने क्या वो अप्स एंड डाउन्स देखी, क्या स्ट्रगल देखी, वो आइसबर्ग का टिप सबको नजर आता है कि बहुत सक्सेसफुल ब्रांड है, लेकिन उसके पीछे जो 25-30 साल जो स्ट्रगल था, चैलेंजेस थे, एक पेन थी, और उसके बाद एक प्राइड है, उसको हम नैयर साहब से पूछेंगे. नैयर साहब, प्लीज वेलकम टू मैनेजमेंट. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. ग्रेट ऑनर टू हैव यू सर. मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, इतना बड़ा ब्रांड नैयर कारपेट. हम छोटे होते थे देख रहे थे, अब तो माशाल्लाह हर जगह हर शहर में नजर आता है. सर माशाल्लाह, पहले जब तक मैनेजमेंट हाउस कैसा लगा सर आपको? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड जस्ट एज आई वाज टेलिंग यू. जी सर. many things in one, multi-purpose, multi-dimension. हाँ. नहीं सर, मुझे ये बताइए, नैयर कारपेट्स इतना बड़ा माशाल्लाह आपने ब्रांड बनाया, और बड़ी खुशी हो रही कि यू आर द फाउंडर ऑफ दिस ब्रांड. सर, ये कैसे स्टोरी शुरू हुई? फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड? कैसे आपने हम्बल स्टार्ट लिया? क्या चैलेंजेस फेस किए सर? ओवर टू यू सर. Well, I did my law and then I joined my family business. ठीक है, तो family business हमारा textiles था. Different kind of. It was not carpets at that time. No, it was. It was a textile. It was different textiles. माशाल्लाह. And तो मैं holidays पे travel कर रहा था. Okay. तो ताइवान में चला गया. ठीक है, अभी मैं कॉलेज फिनिश किया था. कॉलेज फिनिश किया. तो मैं अराउंड द वर्ल्ड टूर पे था, हॉलीडेज पे. तो ताइवान कुछ दोस्त साथ थे, तो वहाँ एक कंपनी मिल गई, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि ये कारपेट मशीन हम बनाते हैं. कारपेट? हाँ. ये किस कंट्री की बात है? ताइवान. ताइवान. तो वो मुझे अच्छी लगी. तो जब मैं अपने हॉलीडेज़ ख़त्म करके, वो 3 महीने की हॉलीडेज़ थी तो उसके बाद जब मैं वापस आया तो मैंने फादर को बोला, जी ये अच्छी चीज़ है, हमें इसको जाना चाहिए. उन्होंने कहा ठीक है, कर लो. तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड इट. तो वो मशीन आपने वहाँ से इंपोर्ट किया? वो फिर हमने इंपोर्ट किया, उसकी मैंने ट्रेनिंग ली खुद मशीन की. ठीक है, क्योंकि उस मशीन का इधर कोई बंदा नहीं था. ठीक है, मैकेनिक. हाँ, तो उसमें यह था कि जो भी आपने काम करना है उसकी आपको खुद समझ होनी चाहिए. जबरदस्त. अलग एक लॉ ग्रेजुएट और एक मशीन की ट्रेनिंग, टोटल शिफा सुन रहे हैं आप से? हाँ, दैट इज अ पैशन. गुड. तो सर वो ट्रेनिंग लेके आके मशीन का सेटअप क्या किया? तो वी बिलोंग टू गुजरात. ठीक है. ठीक है, तो गुजरात ही फैक्ट्री में साथ हमने वो भी मशीन लगा दी. ये किस ईयर की बात है जब फैक्ट्री लगी आपकी, पहली फैक्ट्री गुजरात वाली? 81 में इट ऑल स्टार्टेड. 81 में हमने पहली कारपेट मशीन लगाई. और उसका जो कारपेट पहला बना उसका नाम भी नैयर कारपेट ही हमने उसी, मतलब ये कुछ चेंज तो नहीं हुआ बाद में ब्रांड? नहीं, क्योंकि हमारी पहले जो टेक्सटाइल थी उसका नाम भी नैयर इंडस्ट्रीज था. ओके, तो नैयर इंडस्ट्री से नैयर कारपेट. जी हाँ. ओके. तो सर शुरू के दिनों में अगर सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है किसी भी
बिजनेस को, वो दो चैलेंजेस आते हैं। एक राइट टीम, जैसे आपने कहा कि टेक्निकल बंदा नहीं था, मैंने खुद ट्रेनिंग लिया, तो टीम कैसे बनाई आपने, और फिर उसके बाद जो कैश फाइनेंस किया, बैंक से किया, वाले साहब ने सपोर्ट किया, अपनी सेविंग्स किया, हाउ इट ऑल स्टार्टेड? तो जब हमने इसको मशीन लगाई तो वी वर द स्मॉलेस्ट इन कारपेट। ओके, ठीक है, उस वक्त कारपेट में और बड़े नाम थे, यूनाइटेड कारपेट था, बिलाल कारपेट था, आपने उनके अंदर बीच में आया, तो वी वर द स्मॉलेस्ट इन दैट। तो टीम मैंने अपने जो दूसरे वर्कर्स थे उनमें से ही बिल्डअप की, उनको खुद, हाँ, उनको खुद ट्रेनिंग दी कि भाई ऐसे ऐसे इसको होना है। ठीक, तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। फिर उस नेक्स्ट ईयर हमने इंग्लैंड से इंपोर्ट की मशीन, फिर नेक्स्ट ईयर जर्मनी से इंपोर्ट की, तो दैट्स हाउ वी ग्रू अप। तो इन बिटवीन वी हैड अदर बिजनेसेस आल्सो। तो जैसे मैंने प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग भी लगाई 82 में, फ्लावर में लगाई, ठीक है, और डिफरेंट ट्राई किए, मगर कारपेट ही ग्रो किया। हाँ, कारपेट में हम ग्रो किए क्योंकि उसमें लाइकिंग थी मेरी शायद, या वो में अच्छा लगा, आपको पसंद आया, ठीक है। तो उसमें बिजनेस में लाइकिंग होना भी बड़ा जरूरी है। हाँ, तो हर बिजनेस हर बंदा नहीं कर सकता जब तक आप उसको पैशन ना हो। हाँ, तो उसमें मुझे लगा कि ये मेरे मजाज के साथ है, अच्छा है, तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर इन इट, एंड वी गॉट सम फाइनेंसेस फ्रॉम द बैंक्स आल्सो। बैंक से भी जी, लिमिट्स ली। जी हाँ, एंड सो ग्रेजुअली वी ग्रू एंड ग्रू। और फिर उसके बाद पीछे नहीं मुड़ के देखा, ये डेवलप करता गया बिजनेस। यस, एंड आई थिंक आफ्टर अराउंड 10 years वी वर द बिगेस्ट इन द मार्केट। मतलब वो जो सबसे स्मॉलेस्ट था, हाँ, छोटा ट्री था जी, 10 साल लगे, हाँ, यू बिकेम द बिगेस्ट इन मार्केट इन 90s में। इन 90s में वी वर द बिगेस्ट। अब उनका आपने वो एक टेक ऑफ कर लिया। जी हाँ। और उसके बाद बिगेस्ट के बाद आपने किन चीज़ों पे फोकस किया टू स्टे बिगेस्ट इन द मार्केट या टू स्टे बेस्ट इन द मार्केट? उसमें जो भी नई इनोवेशन हो रही थी हमारी इंडस्ट्री में, टेक्निकल मशीन्स में डेवलपमेंट, जैसे हमने उसके साथ जो उसकी एक्सट्रूजन लाइंस हैं पॉलीप्रोपिलीन यार्न की, वो लगाई, पॉलिएस्टर फाइबर के प्लांट लगाए। ओके, प्रिंटिंग पूरा आपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया। ओके, तो कारपेट प्रिंटिंग मशीन हम लेके आए जो कि एक बिल्कुल नई चीज़ थी, डिजिटल प्रिंटिंग थी। ठीक, तो टेक्सटाइल में तो भी आ रही है, मगर कारपेट में हम इसको 98 में लेके आए थे। 98, हाँ, तो वी प्रिंट 4 मीटर वाइड कारपेट, अनलिमिटेड लेंथ्स डिज़ाइन। हाँ, हालांकि वो पीसीस होते हैं और आप कहते हैं यार इसको जोड़ लगाना पड़ता है, तो आपने फिर उसको, हाँ, नो, वी आर इनटू वॉल टू वॉल कारपेट्स मेनली। हाँ, मशीन मेड। तो मेनली आप in domestic market we are the largest in Pakistan. So, we are present in market को किया आपने, एक्सपोर्ट में भी गए कि नहीं गए? एक्सपोर्ट we are doing exports also. अच्छा, कर रहे हैं? जी जी, ऑलरेडी। और इवन हमने 95 में दुबई में प्लांट लगा दिया। माशाल्लाह, दुबई में प्लांट 95 में कारपेट का, जबल अली फ्री जोन में। ओके, हाँ, तो उसको हमने कितना अर्सा वो चलाया? उसको हम चलाए 2007 तक। अच्छा, 12 साल चला? जी, 12 साल चलाया, मगर उसके बाद फिर हम वापस, क्योंकि दुबई मैन्युफैक्चरिंग में बहुत महंगा हो गया, तो वी शिफ्टेड दैट प्लांट बैक टू पाकिस्तान। अच्छा, वो प्लांट वापस ले आए? जी हाँ, नहीं, इधर भी चल रहा था, मगर वो एक्स्ट्रा था। ठीक ठीक ठीक। तो सर इसकी क्या अब लेटेस्ट कोरोना आ गया सर, ये आपने थोड़ी सी हिस्ट्री शेयर किया, लेयर कारपेट का चैलेंजेस भी शेयर किए। मुझे ये बताएं कि कोरोना आ गया, कोरोना के इफेक्ट में बहुत सारी कंपनीज, रिटेल खासकर सर बहुत हिट हुआ। आपकी इंडस्ट्री, आप लास्ट आपसे मुलाकात हुआ, हमने कहा जहाज वी वर अ बिट सेफ, क्योंकि सीजन ने हमें सेव किया, कुछ अल्लाह पाक की मेहरबानी थी। आप कोरोना का आपकी इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट है, ऑफ अदर्स एंड योर, ठीक है, और क्या स्ट्रेटेजी आपने डेवलप की या अडॉप्ट की टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम दिस क्राइसिस? कोरोना में जब स्टार्ट हुआ तो वी ओनली शट डाउन फॉर मे बी 3-4 days ओनली। सो वी शिफ्टेड आवर लेबर इनटू मास्क मेकिंग। ये जो जी मैं मास्क तो हमने अपने बंदे बुला लिए, उनको बोला भाई मास्क बनाओ।
तो N95 वाली N95 की बड़ी धूम मची तो वी वर मेकिंग N95, वी वर मेकिंग अदर सर्जिकल मास्क। तो हमने अपनी टीम सारी उधर लगा दी ताकि लोग हमारे अनएम्प्लॉय ना हो। मेनली आवर मेन पर्पज वाज नॉट टू मेक मनी, इट वाज जस्ट टू कीप आवर एंगेज, हाँ, अपनी टीम को इंटैक्ट रखना। क्योंकि अगर उनको अनसर्टन कंडीशन में आप जॉबलेस कर दो तो वो तो गरीब आदमी है, कैसे करेंगे। तो मेन पर्पज वाज टू कीप देम बिजी एंड कीप आवर टीम टुगेदर। माशाल्लाह, ये तो अपनी ये स्ट्रेटेजी तो मतलब किसी भी बंदे को नैयर कारपेट ने ले ऑफ नहीं किया। नॉट इवन वन पर्सन, नॉट इवन वन पर्सन। सेल्स की और बिजनेस डेवलपमेंट की क्या कंडीशन थी? हाँ, उसमें नॉर्मली देन वी स्टार्टेड बिकॉज हमारा सीजन होता है सर्दियों का, देन वी स्टार्टेड कारपेट प्रोडक्शन आल्सो एंड वी वर building up stocks. Okay. So that was a strategy to build up the stocks for the coming winter. So क्योंकि सीजन में एकदम फिर तेजी आती है तो उसमें you have to keep the stocks. तो आपका बैक तो सर कोरोना के मेरा जो क्वेश्चन था अगेन, आपने अपनी कंपनी, अपनी प्रोडक्शन, अपने लोगों को इंगेज किया। ऑन द अदर साइड ऑफ द कंपनी जिसको हम डिमांड कहते हैं, सप्लाई आपने स्ट्रॉन्ग रखी हुई है। डिमांड साइड पे आप क्या समझते हैं कि कोरोना ने जो हिट किया, क्या लोगों के पास जो कैपेसिटी टू पे थी या जो परचेजिंग एबिलिटी है, जैसे महंगाई आ गई, इन्फ्लेशन आपको पता है बहुत ज़्यादा हिट हुए सारे लोग, तो उसको उसकी क्या स्ट्रेटेजी है कि क्या वो डिमांड वैसे ही है, क्या वो जो आपकी प्रोडक्शन और डिमांड मैच कर रही है, सप्लाई एंड डिमांड सर? नहीं, उसमें हमें जो मेन कंपटीशन है वो चाइना से है। ओके, तो वी हैव बिग कंपटीशन फ्रॉम चाइनीज। ये भी आपको एडवांटेज मिला होगा कि सप्लाई चेन जो ग्लोबल ब्रेक हुई थी चाइना का, तो चाइना का डॉलर की प्राइस भी ऊपर चलेगी पिछले 2 साल में। चाइना का जो शिपमेंट्स स्टॉप हुई उसकी वजह से जो हमें हमारा शेयर था मार्केट में वो बढ़ गया। इट वाज अ बेसिकली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हाँ, तो उसमें ये फ़ायदा हुआ है कि क्योंकि इंपोर्ट्स नहीं हो रही थी, तो अब जब सीजन स्टार्ट हुआ है तो वी हैव गुड शेयर इन द मार्केट। माशाल्लाह, इनको आपने जो एक स्टेप आगे चले गए जी इन शेयरिंग, कैप्चरिंग द शेयर ऑफ द मार्केट। हाँ, तो आगे क्या देखते हैं नेक्स्ट 2-3 इयर्स में, क्या ट्रेजेक्टरी ऑफ द बिजनेस है नई कारपेट का? उसमें कारपेट्स के अलावा वी मेक टेक्निकल टेक्सटाइल्स। टेक्निकल वो अगर आप प्लीज जी बताइए। तो उसमें उसको हम मेनली इट्स कॉल्ड जियो टेक्सटाइल्स और जियो कंपोजिट्स, और उसमें हम सीपैक के प्रोजेक्ट्स में काफ़ी सप्लाई कर रहे हैं। माशाल्लाह। तो उसमें जैसे जितने रोड्स बनते हैं, ये मोटरवेज बन रहे हैं, टनल्स बन रहे हैं नॉर्थ में, या पावर प्लांट्स बन रहे हैं, उन सब में इसकी रिक्वायरमेंट है। तो इट इज़ फॉर सॉइल स्टेबलाइजेशन मेनली, और इवन अब नहरों में लग रहे हैं, तो नहर की लाइनिंग जो है उसमें भी ये जियो कंपोजिट्स लगते हैं, तो वी मेक दैट आल्सो। जो वो भी कर रहे हैं जी। अच्छा, अब ये जो हाउसिंग का सारा है, जैसे आपने कहा हम डोमेस्टिक बहुत हमारे पास मार्केट शेयर है और वॉल टू वॉल का, तो ये जो वक्त के साथ चेंजेस आए, कुछ लोग टाइल्स की तरफ चले गए, कुछ कारपेट को रिप्लेस किया, और कुछ लोग अभी भी कारपेट लवर हैं। तो आगे फ्यूचर में हाउसिंग सेक्टर को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत फोकस कर रही है, जो रियल एस्टेट में अपने हज़ारों लाखों घर बन रहे हैं, तो उसमें क्या समझते हैं कि डिमांड अगेन बढ़ेगी बहुत ज़्यादा आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं? ग्रेजुअल ग्रोथ है हमारी, ग्रेजुअल ग्रोथ है। तो इवन टाइल्स ने बहुत बड़ा शेयर लिया है, फ्लोरिंग कोई ना, एक मतलब उन्होंने मुकाबला किया, टाइल्स रिप्लेस कारपेट्स। हाँ, तो कारपेट्स में जैसे 80s 90s में कारपेट्स जो था वो पॉश एरियाज की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, मगर मिड 90s में ये मिडल में टाइल्स इंट्रोड्यूस हो गई और मार्केट ट्रेंड चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया। तो पॉश एरियाज में मेनली सिरेमिक टाइल्स, मार्बल्स, ग्रेनाइट्स ये इंट्रोड्यूस हो गया, वुडन फ्लोर आ गया। तो उसमें मगर जो कारपेट है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में चला गया, क्योंकि इस वक्त वी मेक डिफरेंट प्राइसिंग कारपेट्स फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। ठीक, तो उसका उस सेगमेंट को भी हम नीड को फुलफिल कर रहे हैं और नीचे वालों को भी कर रहे हैं। जो बल्क प्रोडक्शन है वो लोएस्ट में है, और फ्लोरिंग में कारपेट इस वक्त सबसे चीपेस्ट प्रोडक्ट है। फ्लोरिंग में रादर इवन टाइल भी महंगी है, टाइल महंगी है ना, कारपेट तो सस्ता है।
सस्ता कारपेट सस्ता है, महंगा वाला महंगा है, मगर सस्ते वाला सस्ता है। ट्रू। तो लोग अपनी सफेद पोशी का भरम रख लेते हैं। हाँ, तो ये समझे छोटे कस्बों में, गाँव में ज़्यादा चला गया है। अच्छा। हाँ, शिफ्टिंग, और इवन अर्बन टू बिगर सिटीज़ में भी पॉश एरिया से लोअर मिडिल क्लास में आया, और उधर से अर्बन से आगे चला, और दैट इज़ अ बिगर मार्केट। वो ज़्यादा पॉपुलेशन साइज बड़ा है। हाँ, और वो क्योंकि वो आपकी वो जो उसकी प्राइस भी कम है, उसके बाहर भी ज़्यादा होंगे। तो इसलिए सो वी हैव ए ग्रेजुअल ग्रोथ। आगे 5 इयर्स में क्या देखते हैं इस सारी ट्रेंड्स को, कारपेट, टाइल्स, चाइना फैक्टर और डॉलर फैक्टर, और क्या देखते हैं आगे नेक्स्ट 5 इयर्स? उसमें भी हम ग्रोथ देख रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि इंटरनेशनली कोरोना की वजह से या अमेरिकन और चाइनीज़ जो ट्रेड वॉर चल रही है उसकी वजह से अमेरिका और यूरोप में चाइना की इंपोर्ट्स कम हो गई। उनकी स्ट्रेटजी है कि चाइना से इंपोर्ट कम करो। तो इवन पाकिस्तान में दूसरी मैन्युफैक्चरिंग को मिल रहा है, बूस्ट मिल रहा है। दूसरी टेक्सटाइल्स में भी या बिजनेस में भी लोगों के पास ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है। तो एक्सपोर्ट मार्केट का हमारा ग्रोथ का जो है चांस वो ज़्यादा हो जाएगा। सर, मुझे अब नेक्स्ट पार्ट पे आता हूँ। मुझे ये बताइए कि जो सबसे बड़ी जो सक्सेस होती है किसी कंपनी की, उसके जो रियल एसेट होते हैं, उसकी मशीनरी नहीं होती, उसकी ह्यूमन रिसोर्स होता है। तो आपने जैसे कि पहले बताया कि कोरोना में हमने किसी बंदे को ले ऑफ नहीं किया, एचआर के वाले से क्या चैलेंजेस हैं पाकिस्तान की? और जब बीइंग CEO, जब आपके पास कोई बच्चा आता है पढ़ लिख के यूनिवर्सिटी से, जब उसको हायरिंग करते हैं तो उसमें क्या कोर कॉम्पिटेंसीज आप देखते हैं सीवी के अलावा, कि जिस बच्चे के अंदर ये कोर कॉम्पिटेंसीज होंगे, आप नैयर कारपेट उसको हायर करेगा? तो एचआर के वाले से चैलेंजेस जनरली, और फिर जो नई नस्ल के बच्चों के वाले से चैलेंजेस हैं, उसमें आप ये देखें कि हमारे पास आज भी 20, 25, 30 साल पुराने बंदे काम कर रहे हैं जो हमारे साथ उस वक्त के थे। ठीक है, लॉयल्टी है कंपनी। तो वी ट्राई टू रिटेन आवर स्किल्ड पीपल। ठीक है। और बाकी भी जितनी कारपेट इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगी है उसमें भी हमारे ही बंदों ने जाके चलाई है। माशाल्लाह, इधर से आपका तो दारा एक इंस्टीट्यूशन हुआ ना? हाँ, तो वो इवन फिर मिडल ईस्ट में भी हमारी वर्कफोर्स गई, वो कारपेट फैक्ट्रीज में मिडल ईस्ट में, सऊदी में, दुबई में, इवन अप टू लीबिया, जॉर्डन। तो हमारे ट्रेंड बंदे, इवन जो हमारे प्रिंटिंग के बंदे थे वो हॉलैंड में आज भी काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, माशाल्लाह। मतलब आपने पूरा एक इंस्टीट्यूशन बनाया। हाँ, कि जहाँ से तो क्योंकि उनको जब ट्रेनिंग मिल गई तो उनके पास एक स्किल आ गई, तो उसमें कोई भी इंटरनेशनल कंपनी उनको एम्प्लॉय करने के लिए तैयार होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो स्किल लेवल हाई था। हाँ। सर, जब कोई बच्चा आपके नया बच्चा आता है यूनिवर्सिटी का पढ़ा, क्योंकि बड़ा चैलेंज है कि जो सीईओज हैं वो बच्चों से, नई नस्ल के, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से नाला है। दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। व्हेन somebody comes to you for interview, what competencies you look for into the new MBS? मेरा ख्याल है कि इंटरव्यू में तो आप कुछ नहीं जज कर सकते वैसे आप ओके, ठीक है, परफॉर्मेंस बाद में क्या, मगर आपको विद इन मंथ 2 मंथ पता चल जाता है कि इसका इसकी लेवल क्या है, डिलीवर क्या कर सकता है, इसकी कॉम्पिटेंस लेवल क्या है। हाँ, तो उससे हम जज करते हैं कि ये क्या देखते हैं 2-3 चीजें जो आपकी नजर होती है कि ये बच्चे के अंदर मेन यूज का इंटरेस्ट है, मौजूद है। मेन यूज का इंटरेस्ट टुवर्ड द कंपनी, डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स, या सेल, और जिस डिपार्टमेंट में है उस डिपार्टमेंट में उसका इंटरेस्ट है कि नहीं उसका, क्योंकि हर बंदे की अपनी लाइकिंग है। जब पढ़ के आ रहा है, MBA करके आ रहा है, या कोई भी किसी भी एजुकेशन से आ रहा है, तो उसको पता नहीं कि उसने आगे लाइफ में क्या करना है। तो वो भी जब लाइफ में जाएगा, वो एक जगह जाएगा, शायद उधर पसंद ना आए, दूसरी जगह जाएगा, तो दे स्विच ओवर ना। तो इसलिए हर बंदा जो है वो जहाँ उसकी थोड़ी लाइकिंग होगी वहीं स्टे करेगा, वही करेगा। सर, मुझे ये बताएं कि ये जो है अपना हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की रिसर्च कहती है कि किसी भी कंपनी के CEO के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटेंस जो है वो उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस है। मैंने आपकी पर्सनैलिटी से थोड़ा सा स्टडी किया है। आप बड़े मतलब डिसीजन मेकिंग में और बहुत ज़्यादा जो है ना एहतियात करते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी फॉर अ CEO? नहीं, मेरा तो ख्याल है कि मेन चीज़ CEO की होनी चाहिए कि ओवर द टेबल वो
डिसाइड करे मीटिंग के अंदर काम करना है कि नहीं करना। ठीक, ही मस्ट नॉट के जी कल बात करेंगे, कल बात करेंगे, आज ही बात, नाजिया सुनने हाँ कितनी अच्छी बात है। हाँ ठीक है। तो उस मतलब उसमें ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा जी कल सोच के बताएं, ठीक है। माशाअल्लाह। हाँ, उसको उसी मीटिंग के दौरान जज करना है ड्यूरिंग द डिस्कशंस कि मैंने इसका डिसीजन क्या करना है, क्या करना है। बट वी आर ऑल ह्यूमंस, ठीक है। ट्रू ट्रू ट्रू। तो उसमें इफ़ यू मेक गुड डिसीजंस, more good decisions you grow, and if you make less good decisions then you fall down. असल चीज़ है कि लाइफ में फॉर अ सीईओ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सर मेरे सब डिफिकल्ट डिसीजंस क्या लिए ड्यूरिंग द लास्ट 20 25 30 इयर्स, जब से ये 81 से आपने ऑनवर्ड शुरू किया, मुश्किल फैसले यूज किए आपने? इट्स पार्ट ऑफ डेली लाइफ, डेली लाइफ वी हैव टू डिसाइड ऑन डेली बेसिस ऑल द डिसीजंस। सम आर very important, some are not important, but we have to decide on daily basis. सुबह दोपहर शाम एक फैसले होते हैं। हाँ, on the table when we आप सुबह आते हैं तो हमारे उस्ताद कहते थे eating the frog, हम कहते हैं सर what does it mean eating the frog? और कहते हैं कि सीईओ जो होता है जब आता है तो उसकी टेबल पे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसने आते साथ ही वो आगे 4 प्रॉब्लम्स तैयार होते हैं, और उसने कहा जो सबसे मुश्किल 3 चीजें होती हैं वो सबसे पहले जो अच्छा सीईओ होता है ना वो सबसे पहले उनको करता है, डिले नहीं करता। डिले करने से वो प्रॉब्लम बढ़ती है, फ्रॉग बढ़ना शुरू हो जाता है, उसको उसी वक्त फोकस करना पड़ता है। हाँ, तो उसमें यही है कि अगर कोई गलत हो गया तो यू कट योर लॉसेज एंड फिनिश इट, ठीक है, नए काम पे चले जाओ या नई डिसीजन पे चले जाओ। सर किसी सीईओ को कंपनी चलाने के लिए 3 कॉम्पिटेंस क्या समझते हैं, 3 उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स किसी बिजनेस लीडर के अंदर, किसी कंपनी के सीईओ के अंदर जो मौजूद होनी चाहिए किसी कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए? वेरी करता है। वेरी आपकी नज़र में, आपकी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के अगर सीईओ की अगर बात करें तो इस इंडस्ट्री में क्या चाहे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हों कि सक्सेसफुल बिजनेस को रन कर सके? It changes with the time, okay, and with adaptability कह लें, and with government policies, adaptability with the government policies, okay, and जैसे जब हमने काम शुरू किया तो there were lot of restrictions from the government side, imports पे, तो उसमें we had good margin and we grew up more, मगर उस वक्त हमारी स्ट्रेटजी डिफरेंट थी। देन जैसे जैसे इम्पोर्ट खुल गई तो वी हैड टफ कंपटीशन फ्रॉम द इम्पोर्टेड गुड्स, ठीक है। जैसे चाइना की डंपिंग मार्केट है पाकिस्तान, तो जो उनका सरप्लस होता है वो बिलो कॉस्ट बेच देते हैं, तो वी दैट वी हैव टू कम्पीट विद द स्मगलिंग फ्रॉम ईरान, ठीक है, वी हैव टू कम्पीट विद द अंडर इन्वॉइसिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज, सो वी हैव टू, हर एक के लिए हमें डिफरेंट स्ट्रेटजी करनी पड़ती है, डिफरेंट स्ट्रेटजी, यानी कि सिचुएशन के मुताबिक अडैप्ट करना होता है। हाँ, तो और इनसाइड और लुक इनटू द फ्यूचर, तो उसमें समझिए आप हर वक्त पॉलिसीज चेंज हो रही होती है, इट्स नॉट लॉन्ग टर्म पॉलिसी। हाँ, हर वक्त आपको, हर रोज आपको अपडेट होना पड़ता है कि आज क्या हो रहा है मार्केट में, कल क्या होगा, महीने बाद क्या होगा। यू हैव टू फोरसी फॉर अनदर 3-4 months 6 months एटलीस्ट कि आपको एक विजन हो गया, आप लुक इनटू द फ्यूचर, शॉर्ट टर्म फ्यूचर कि आप देखिए कि उसके मुताबिक आप अपने एडजस्ट करना है। अगर नहीं करेंगे तो यू आर आउट। हाँ, यू हैव टू एडजस्ट योरसेल्फ डेली, या लाइफ इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट। हाँ, इट्स नॉट एक दफ़ा कर दिया तो चल रही है मशीन, नहीं, डिसीजन यू हैव टू मेक ऑन डेली बेसिस। सर मुझे ये बताएं कि द बिगेस्ट अचीवमेंट राइट टिल नाउ, नैयर कारपेट तो आपने बनाया माशाल्लाह, बहुत बड़ा ब्रांड है आपका, और मेरा ख्याल कितने सर, बल्कि आपने उसने बताया था मुझे, बल्कि वो दोबारा बता दें कि ये आपका जो नेटवर्क है नैयर कारपेट कितने शहरों में है, कितने आपके टोटल आउटलेट्स हैं जिस पे अवेलेबल है? वी आर प्रेजेंट इन एवरी सिटी ऑफ पाकिस्तान। एवरी को अगर हम डिजिटलाइज करें कितने बनेंगे डिजिट में? 500 1000 जितने भी शहर हैं वी डोंट, मगर मोर देन 1000 शॉप्स sell our product. मतलब ऐसे 1000 shops, more than 1000 where Nayyar carpet is being sold. जी, वाह, मतलब आपने उसकी जो अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी है जी, आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। हाँ, वो कराची से लेके तोरखम तक, कोयटा से लेके सारा हर शहर में भी है प्रेजेंट, क्या इन बिटवीन। जबरदस्त, इट रियली प्राउड ऑफ यू माशाल्लाह, 1000 जगहों से ये ज़्यादा से ये अवेलेबल है। सर टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं आपके साथ? ये एक तो आपकी कंपनी के और फिर आपके जो इंटरेक्ट तो आपके माशाल्लाह 1000 लोग आपके साथ अटैच होंगे, अपनी कंपनी के लोग कितने हैं? अराउंड 700।
तो उनकी सर डेवलपमेंट, उनकी लर्निंग, उनकी कोचिंग, उसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाया, कोई एचआर ट्रेनिंग लर्निंग? क्योंकि एट द एंड ऑफ द, जैसे हम मशीनों को ऑयलिंग करते हैं, इसी तरह लोगों को भी ऑयलिंग की जरूरत होती है। जब भी नया बंदा आता है तो उसकी एक ट्रेनिंग पीरियड है ना, ओरिएंटेशन होता है। हाँ, ओरिएंटेशन है। तो जिस डिपार्टमेंट में उसने काम करना है तो वो लोग उसे सिखाएंगे, उसको ट्रेन करेंगे, तो उस तरह फिर वो आगे स्टेप वाइज ग्रो करेगा ना। करेक्ट। जो ज़्यादा ग्रो कर जाएगा वो बाहर चला जाएगा। नहीं, वो बाहर की डिमांड है इसका, टेक्निकल बंदों। डेफिनेटली हर जगह है, हर जगह। हाँ। माशाल्लाह, जबरदस्त। सर आपकी अपनी इंस्पिरेशन कौन है? हु इज योर मेंटोर? हु इज योर, आप तो माशाल्लाह इतने सीनियर हैं, यू आर एट द मेंटोर पोजीशन पे, आप लोगों की मेंटोरिंग करें। आपको किसने इंस्पायर किया? आपको किसने कोच किया? आपको किसने गाइड किया? देखना, समझे, मैं तो बिजनेस फैमिली में ही था। वालिद साहब थे? ठीक है, वालिद साहब भी ऑलरेडी बिजनेस में थे, बाकी सारी फैमिली भी बिजनेस में ही थी। तो बिजनेस तो घर में था, तो नेचुरल ट्रेनिंग होगी, समझे, घर के अंदर जैसे मेहमान और चिंजोटियों की। हाँ, वही समझो, उसी तरह घरों में तो कहते हैं जी। हाँ, क्योंकि नॉर्मली तो जिम्मेदार फैमिली से बंदे कम जो है ना बिजनेस करते हैं, मगर क्योंकि हम ऑलरेडी बिजनेस में थे इसलिए मुझे वो घर से भी ट्रेनिंग मिल गई आपको। घर से ट्रेनिंग हुई, प्लस मेरा ख्याल है शौक भी था कि भाई मुझे ये काम पसंद है। ये वाला आपने वो टेक्सटाइल से आपने इधर शिफ्ट किया जी, तो इट्स पार्ट ऑफ टेक्सटाइल एक्चुअली। पार्ट ऑफ टेक्सटाइल, उसकी एक्सटेंडेड है, इसकी डिफरेंट, हाँ, इसकी एक फॉर्म है। तो जिस हम बाकी कंपनियां टेक्निकल टेक्सटाइल बना रही हैं, सर ऐसे ही। सर आप सारी अगर इसको समराइज करूं गुफ्तगू को, आपके इतने 30 साल 40 साल का ये एक सफर है, इसको अगर सम अप करें सक्सेस में कि आपने इतनी अचीव किया, सक्सेस को कैसे डिफाइन करेंगे अपने अल्फाज में? नैयर साहब की अपनी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या हो? यू हैव पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड, हाँ, एट द एंड ऑफ द डे सारे काम कर लिए, टेक्निकल भी, पैसे भी कमा लिए, नाम भी बन गया, ब्रांड भी बन गया, हाँ, और एंड पे अगर वो पीस ऑफ माइंड है, so that's sufficient। हाँ, आपको फिक्र नहीं किसी चीज़ की, ठीक है। आपने सर इसका अगेन इसी से एक सवाल जन्म लेता है कि जो पीस ऑफ माइंड आ जाता है, किसी एंटरप्रेन्योर ने 40 साल मेहनत करके पहुंचाया, उसका जो पीस ऑफ माइंड से एकदम पीसीस ऑफ माइंड में भी शिफ्ट हो जाता है अगर वो सक्सेशन प्लानिंग ना करके जाए। तो आपकी सक्सेशन प्लानिंग स्ट्रेटेजी क्या है? क्योंकि आप माशाल्लाह एक जनरेशन आपने काम किया, बल्कि 2 जनरेशन से काम किया, अब नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है, बिलाल आ रहा है या कोई और, तो क्या आपने कोई इसके ऊपर कोई या फैमिली बिजनेसेस को अपने प्रोफेशनल मैनेज बिजनेसेस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या किया? उसमें जो भी रन कर रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स को, जी विद इन द फैमिली जो पार्ट हैं, तो वो उसको बेहतर कर रहे हैं। जो बेहतर बंदा है वो उसको ट्रेन किया, उनको ग्रूम किया, उनको विद इन द प्लांट ग्रो किया, विद इन द प्रोसेस ग्रो किया, हाँ, और उनको समझ, ये उनकी ट्रेनिंग है, यही ट्रेनिंग है जो ट्रेनिंग टाइम 10-20 साल। इतने काबिल हो गए आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है कि आप समझते हैं कि इजाज़ में पीस ऑफ माइंड के साथ अगर मैं कुछ रिटायरमेंट लाइफ गुजार लूँ मजे से और मेरा सिस्टम सारा ऑटो पे चले, हाँ, डू यू थिंक? बिल्कुल ठीक है, डेवलप किया आपने सिस्टम को, चल रहा है, अपने लोगों को डेवलप कर लिया, माशाल्लाह। सर हैप्पीनेस, उसका मतलब अगला सवाल का मैं यही पूछना था कि हैप्पीनेस क्या है? सक्सेस आपने डिफाइन किया, पीस ऑफ माइंड, तो हैप्पीनेस भी पीस ऑफ माइंड है या कुछ और चीज़ है? आई थिंक दे आर कोरिलेटेड। हैप्पीनेस यही है कि अगर सब कुछ ठीक हो रहा है तो देन यू आर हैप्पी, और वो अगर खुदा आप पे मेहरबान है तो ठीक है। आपके इख्तियार में कई चीज़ें जो आपके इख्तियार में नहीं है, ठीक है, वो खुदा के इख्तियार में, तो यू हैव टू एक्सेप्ट देम आल्सो। सही कह रहे हैं सर। सर एक और क्वेश्चन आता है कि जो बड़े लोग होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहा हूँ, तो वो लोग अपनी ना जिंदगी में अपने काम के साथ वो रीडिंग हैबिट डेवलप रखते हैं, वो दुनिया के साथ, जैसे आपने कहा आपने पॉलिसी के साथ चेंज को स्टडी करना होता है कि क्या चेंज आ रही है। इसके अलावा वो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में, अपनी पर्सनल लीडरशिप पे भी बहुत फोकस करते हैं। तो सर सवाल का पहला हिस्सा है कि लीडरशिप क्या होती है, व्हाट इज लीडरशिप टू यू? आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे, खासकर बिजनेस लीडरशिप, और कौन सी किताबें आपने पढ़ी सर जो उन्होंने आपकी लाइफ में इम्पैक्ट किया? आप लॉ ग्रेजुएट भी हैं, आपने भी टेक्निकल नॉलेज भी डेवलप, अपने स्किल लर्न किया, तो लीडरशिप को पहले से सर बताइए कि कैसे डिफाइन करेंगे?
आई कैन नॉट आंसर अभी नहीं, इसको बाद में हम कर लेंगे। कोई लीडरशिप इज क्योंकि जो भी लीडर होते हैं ना वो जो क्योंकि वो देखो ना लीडर्स, लीडर्स जो हैं डिपेंड करता है ना आप किस सेक्टर की बात कर रहे हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस और पॉलिटिकल, मैंने बिजनेस लीडरशिप बोला, ठीक है। बिजनेस लीडरशिप की कैसे डिफाइन, लीडर को कैसे डिफाइन करेगा बिजनेस लीडर को? लीडर जैसे अब आप कोई नई इंडस्ट्री ला रहे हैं, ठीक है, इनोवेशन है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, इस तरह या कोई भी है, पाकिस्तान में भी इसी तरह कोई बड़े नाम हैं, तो दे आर द लीडर्स इन दैट इंडस्ट्री, they are the visionaries, they look into the future, they are the leaders in that industry। तो हर इंडस्ट्री का एक अपना अपना लीडर होता है, उसके अपने डायनामिक्स का होता है, जो लीडर बनाते हैं। हाँ, तो उसमें एक बंदा दूसरे को कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि हर एक के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है, सिचुएशन डिफरेंट है, ठीक। अगर मैं चाहूँ कि मैं किसी और इंडस्ट्री का लीडर बन जाऊँ तो वो नहीं हो सकता। यू हैव टू लुक इनटू योर ओन इंडस्ट्री, अपनी उसमें जहाँ पे आपका अपना फोकस है उधर करना चाहिए। सर किताबें पढ़ते हैं आप? कोई शौक है कोई बुक्स पढ़ने का? बहुत कम किताबों से तो, क्योंकि बिजनेस वालों को ज़्यादातर तो नहीं, आई गो ऑन नेट, इंटरनेट चले जाते, ठीक है, उसमें मैं डिफरेंट आई हैव इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, तो मैं डिफरेंट हिस्ट्री के इवेंट्स। आर्टिकल तो नहीं देखा ड्यूरिंग द कोरोना? दो चार किस्तें देखी होगी मगर इट वाज नॉट टू माय लाइकिंग। सही कह रहे हैं, मुझे तो मैंने तो ऐड के अलावा कुछ नहीं देखा, मैंने तो आर्टिकल देखा मैंने, माफ ही देता यार। हाँ, तो वो इतना कई रात को घोड़े लेके निकलना पड़ जाए। हाँ, और उसमें ये भी है कि जैसे आप यू हैव टाइम मैनेजमेंट करनी है ना अपनी। अगर आप बिजनेस में टाइम दे रहे हैं, फैमिली को टाइम दे रहे हैं, तो टीवी को कितना टाइम देना है, ठीक है। बड़ी प्यारी सर, ये बड़े आपने प्यारी बात की, मेरे दिल की आवाज़ है ये। एक सीईओ के लिए एक कंपनी चाहे किसी भी सेक्टर में हो सर, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी सेक्टर, टाइम मैनेजमेंट की फॉर द यंग जनरेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? तो टाइम मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर अ सीईओ? देखना, हर बिजनेस का एक टाइमिंग है, ठीक है। जैसे हम अपने बिजनेस में देखिए, हमारा डे टाइम हमारा बिजनेस है, तो वी हैव टू गो ऑन डे टाइम के अंदर आपने काम करना है, ठीक है। कुछ बिजनेस है जिनका शाम का टाइम है, ठीक है, जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, शादी हॉल हैं, ये तो उनका तो शाम का टाइम है ना। मगर हमारे बिजनेस, इस तरह हर बिजनेस का अपना टाइमिंग है, आपका अपना टाइमिंग होगा इधर, तो आपने उसको टाइम देना है, और जितना वो उसको रिक्वायर्ड है, 6 घंटे है, 8 घंटे है, वो 10 घंटे है, वो आपने देना है। बाकी आपने सोना है, और बाकी टाइम को आपने मैनेज करना है, फैमिली को कितना देना है, फ्रेंड्स को कितना देना है, बाकी कैसे करना है। सही है। हाँ, तो आप तो हर बंदे को अपनी उसमें प्लानिंग करनी है, तो उसकी अपनी लाइकिंग है कि वो उसका किस तरह स्पेंड करना चाहता है। तो अगर वो कर सकता है देन इट्स गुड। सर, एनी लाइफ में इतनी माशाल्लाह सक्सेसफुल लाइफ गुजारी, कोई एनी रिग्रेट, एनी फियर इन लाइफ? कोई रिग्रेट तो नहीं रहा कि ये भी हो जाता, ये भी हो जाता, ये भी कर लेते? I don't think so कि आपने टारगेट्स बनाए, अचीव किए। देखना, जो आपकी किस्मत में है वो मिलना है मुझे, वो एक ये भी है, किस्मत भी साथ होना। हाँ, ये नहीं कि आप मेहनत तो मजदूर बहुत कर रहे हैं जो बाहर गर्मी में धूप में सारा दिन काम कर रहे हैं, ठीक है, मगर किस्मत का साथ होना बहुत जरूरी। यू हैव टू मेक राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम। किस्मत का अगर उसकी मर्जी है तो आप करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। सर, आपने इसी तरह की छोटा सा सवाल है सर, आपने किस्मत के साथ यकीन का बड़ा रोल है, फेथ का क्या रोल है? क्योंकि आपने जब इशारा किया अल्लाह की ज़ात है, तो वो भी आपको टाइम से डिसीजन करवा देती है, आपको कहते यार, हालांकि वो किसी की मेहरबानी कह ले, ब्लेसिंग कह ले। लोग ज़्यादातर कहते हैं आई एम लकी, मैं यूजुअली लोगों को कहता हूँ आई एम ब्लेस्ड। लकी होने से ब्लेस्ड होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा बड़ी कैटेगरी है। तो फेथ का क्या रोल है सक्सेस में? डेफिनेटली बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आपका फेथ नहीं है तो यू विल गो मैड। उस फेथ के बगैर आप तो कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। तो आप अगर आपका फेथ नहीं है तो आप कहोगे मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी, जब नहीं होगा तो आप पागल हो जाओगे। यानी बात है, आपको फिर अपनी लिमिटेशंस को आइडेंटिफाई करना होगा। हाँ, तो जबरदस्त। सर, लास्ट क्वेश्चन है,
नई नस्ल के हवाले से, जॉब्स के हवाले से, बच्चों की जॉब्स नहीं है, बड़े मसले हैं। और बहुत ज़्यादा यंग नस्ल में खसूस, अब तो बड़ी नस्ल में भी सर, क्योंकि इन्फ्लेशन ने तो मत मार के रख दी है पूरी कौम। ऐसी इन्फ्लेशन आज तक 70 साल की तारीख में नहीं देखी जो इस वक्त है। अयूब के दौर में तो चीनी थोड़ी सी बड़ी थी, प्राइस तो उसकी हुकूमत से ली गई थी। अब तो चीनी सदी 70 साल में जो बड़ी थी, अब तो सिर्फ 2 सालों में 100 रुपये क्रॉस कर दिया। हर बंदा इस वक्त चीज़ें मार। सर क्या ऑप्टिमिज्म का मैसेज देंगे इस सारे इस डिस्पोटेंसी में, इस स्ट्रेस फुल इन्वायरमेंट में, क्या मैसेज ऑफ ऑप्टिमिज्म है फॉर यंग? देखना, एक तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बहुत मैटर करती है किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट में। वेरी गुड। अब बहुत ज़्यादा मुल्क हैं जहाँ पे उनके रिसोर्सेज कुछ भी नहीं है सिवाय ह्यूमन रिसोर्स के। उन्होंने सारी दुनिया के अच्छे बंदे अपनी पॉलिसी से वहाँ इकट्ठे कर लिए और अपने मुल्क को डेवलप कर लिया। जैसे कनाडा को डेवलप किया, दुबई है हमारे साथ है, ठीक है, उसमें सारी दुनिया के बेस्ट ब्रेन्स इकट्ठे किए। उन्होंने सिर्फ अच्छी पॉलिसीज़ दी और सारी दुनिया का पैसा उधर इकट्ठा कर लिया और अपना मुल्क बना लिया। अपना घर बना लिया। जब पॉलिसी उनकी ख़राब आई तो उन्होंने उसी को तबाह कर लिया। ठीक है, सही बात की आपने। तो बड़े सिंपल प्रैग्मेटिक जवाब है आपका। हाँ, तो इसी तरह अगर हमारी गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसीज बनाएगी टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, टुवर्ड्स बिजनेस, तो लोग पैसे लगाएंगे तो लेबर उसमें लगेगी, काम बंदों को मिलेगा, काम मिलेगा तो उनके घर में रोटी जाएगी। ठीक। और अगर वो बिजनेस को तबाह करने की पॉलिसी बनाएंगे तो लोग नहीं लगाएंगे, लोग अपना पैसा कहीं और ले जाएंगे। बड़ी सादा लफ्ज़ों में आपने बयान किया कि हाँ, पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी मेजर किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट में उसकी पॉलिसी का बहुत बड़ा हाथ। बिजनेस फ्रेंडली, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, गवर्नमेंट के ऊपर फेथ होना कि ये जो पॉलिसी बना रही है ये लॉन्ग टर्म है और ये हमारे 10 साल 20 साल काम आएगी। यहाँ तो हर रोज पॉलिसी। तो अगर पॉलिसी में ऐसे हो, जुलूस निकल रहे हो, धरने हो रहे हो, ठीक है, अनसर्टनिटी हो, तो कुछ नहीं, तो लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। गैस की प्राइसेस अगर 5 साल के लिए फिक्स करते हैं, ये नहीं हम चेंज करेंगे, तो हर 15 दिन में पेट्रोल, बिजली, पानी तो पाकिस्तान में बिजनेस इसीलिए ग्रो नहीं करता कि गवर्नमेंट की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं और लोगों का फेथ नहीं है और ट्रस्ट। लोग ट्रस्ट की जरूरत, लोग टैक्सेस को भी अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो और बच्चों की अपनी कॉम्पिटेंस के हवाले से क्या ये रोके ना गवर्नमेंट की पॉलिसीज के, नई नस्ल के बच्चों को क्या मैसेज देंगे कि ये कॉम्पिटेंसीज, ये काबिलियतें तुमने डेवलप कर लो तो आप अपना रोजगार पे लग जाओ। देखना, हमारे पाकिस्तान के बच्चे जो भी बहुत ही स्किलफुल है, टैलेंटेड है। अगर हम कनाडा, अमेरिका, यूरोप, दुबई, फार ईस्ट में जाके बिलियंस ऑफ डॉलर्स वापस भेज सकते हैं, तो अपने मुल्क में क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, तो इसका मतलब है कि लोगों में, बच्चों में कमी नहीं है। ठीक है, उनके दिमाग में कोई बेहतर है, दुनिया के कई मुल्कों में बेहतर, हाँ बेहतर है, इसीलिए बाहर वाले बंदे हमें एम्प्लॉय करते हैं। नहीं तो उनके पास तो ऑप्शन है सारी दुनिया से जहाँ से मर्जी एम्प्लॉय कर लें। हमारे बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट इंजीनियर्स आपको लंदन, यूके, ये फ्रांस, ये अपना ये कनाडा, यूएसए में मिलेंगे। ठीक, तो वो तो डिपेंड कर रहे हैं। अगर यहाँ की एजुकेशन के पढ़े हुए डॉक्टर अमेरिका और इंग्लैंड में एक्सेप्टेबल है, ठीक है, और टॉप के हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी एजुकेशन में फ़र्क नहीं है, आगे फ़र्क है। जब बच्चा स्कूल से निकल आया, जो ज़्यादा अच्छा समझदार है वो समझता है ये मुल्क मेरे लिए नहीं है, वो बाहर चला जाए। बस सबसे बड़ा हमारा ब्रेन ड्रेन का मसला है कि जो भी ब्रेन समझता है कि ये मुल्क की पॉलिसीज़ मुझे सूट नहीं कर रही, वो इस मुल्क से चला जाएगा, वो किसी और मुल्क को डेवलप करेगा, अपने मुल्क को नहीं करेगा। बस ये हमारा तो सबसे बड़ा अलमिया यही है। सर थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी दिल की बात की। और परवीन शाकर का शेर है, इसको अब मैं क्लोज करता हूँ आज के सेशन को। कहती थी कि ना ज़मीन देखी, ना पानी देखा, ना मौसम देखा, और बेसमर होने का इल्ज़ाम शजर पे रखा। यानी कि दरख्त को कहा कि ये बुरा है, कि ये फल नहीं है इसके ऊपर, हालांकि ना उसको पानी मिला, ना उसको बीज, ना उसको सही जगह पे लगाया गया, ना उसको कोई तूफान से बचाया गया, और कहा कि दरख्त में पानी लगा। हालांकि अगर आप उसको फल लगाना चाहते हैं तो उसको पानी भी दें, उसको रोशनी भी दें, उसको अच्छी जगह पे लगाएं, तो वो बहुत फलदार दरख्त बनेगा। ये भी नई नस्ल भी ऐसे ही है सर, इसको सही मौके मिलें
जरा नाम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साहब, इसको बहुत अच्छा कुछ है इसके फिर वो रेगिस्तान में जो कंडे वाले निकलते हैं वही निकलेंगे, वही निकलेंगे, बबूल जिसे बोलते हैं। आपने देखा कि अनदर एपिसोड ऑफ द कॉफी विद सीईओ, नैयर साहब से बहुत सीखा। एक जर्नी 81 से शुरू हुई और कहाँ तक चली गई और एक नई इंडस्ट्री डेवलप किया। और जो मैंने आज इसका मेरा टेक अवे है नैयर साहब से सीखा कि हमेशा अपने पैशन को फॉलो करें। अगर आपको उन्होंने फैमिली बिजनेस जो टेक्सटाइल का, तो उसका एक नया वर्जन जो उसी के अंदर एक्सटेंडेड फॉर्म है, कारपेट्स को मशीन ली, उनको लेके आए, उनको किया और सबसे स्मॉलेस्ट जो हिस्सा था शेयर मार्केट का वहाँ शुरू किया, आज सबसे बड़ा है। तो दैट इज़ अ की इनसाइट, की लर्निंग कि कोई भी बंदा अपनी पैशन को फाइंड कर सकता है, स्किल्स को लर्न कर सकता है। ला ग्रेजुएट एक टेक्निकल मशीन चलाना सीख रहा है, दैट इज़ अ की लर्निंग कि आपने वो काम करना है जो आपके दिल के पास है और फिर मार्केट के अंदर उसकी अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है। दिस इज करियर मैनेजमेंट, दिस इज अ फिलॉसफी एंड यंग इंस्पिरेशन फॉर द यंग जनरेशन। थैंक यू वेरी मच। इसको प्रोग्राम को आपने सीईओ टुडे टीवी पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे फेसबुक लिंक्डइन पे सीईओ टुडे लिखिएगा, इजाज़ हजार लिख लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। और आपके इर्द गिर्द कोई और ऐसी सक्सेस स्टोरी हो कि जो हम्बल से बैकग्राउंड से निकले और बंदा पूरे छा जाए तो प्लीज़ हमसे इनबॉक्स कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।